हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन यानी इसके यूजेस, इट्स यूजेस यानी जो अब तक हमने इंटीग्रल्स पढ़ा था, इंटीग्रेशन जो पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, सारा का सारा उसका यूज कहाँ होता है। तो इसके यूज के बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूज कहाँ होता है। एज ए लिमिट ऑफ सम एक्सरसाइज जो हमने की थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उसमें एक थ्योरम भी की थी हमने। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? हाँ, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा एरिया? कोई भी कर्व दे रखी हो, किसी भी कर्व के अंडर यदि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे इंटीग्रल्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। अगर हम कोई भी, मैं मान लेता हूं कि ये कोई भी क्या है, एक फंक्शन है y = fx। ठीक है, इसकी कर्व मैं ये मान लेता हूं। अब हमें ये पता होना चाहिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए कि इसके लिमिट्स कहां से कहां तक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये लिमिट कहां से कहां तक है, a to b, यहां तक मान लेता हूं, a to b। ठीक है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो ये एरिया तो हम पहले भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं। किससे? एज ए लिमिट ऑफ सम। और आपसे कहे कि एज ए लिमिट ऑफ सम करो तो एक क्वेश्चन में कितनी देर लगती थी? बहुत ज्यादा। तो उसकी बजाय शॉर्टकट करेंगे हम, ये वही फार्मूला एंटी डेरिवेटिव वाला f of b माइनस f of a से। देखिए कैसे करते हैं। क्या किया था हमने, इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं। क्या करेंगे, कोई भी एक स्ट्रिप मान लेते हैं, एक स्ट्रिप मान ली। ठीक है, जिसकी क्या मान लेता हूं, विड्थ क्या मान लेता हूं मैं, dx। इसकी विड्थ क्या मान ली हमने, dx। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये dx है। तो अगर ये x पॉइंट है तो ये इस x पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट ही तो होगा ये, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया का छोटा भाग dA क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ पे, y, ब्रेड्थ कितनी है, dx। दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं मैं, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, fx, dx। ये क्या आया, एक एरिया का छोटा भाग। समझ आया कि नहीं? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक्सपेंड करना उसको। जैसे हमने वो किया था ना, समेशन होता है, वही तो होता है, सभी का सम, छोटे छोटे भागों का सम एक्सपेंड कर देंगे हम। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या है यहाँ पे, डी। छोटे भाग से बड़ा करना है, डी खत्म करने का क्या तरीका है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया? एक्सपेंड कितना करना है, वो तो इंडेफिनिट हो जाएगा अगर लिमिट नहीं दी तो। इन्फिनिट कुछ नहीं पता हमें। इसको कहां से कहां तक करना है, a to b। तो मैं इंटीग्रल कर देता हूं फ्रॉम a to b। तो dA का तो क्या हो जाएगा, a, और क्या हो जाएगा ये, a to b fx dx इनटू सॉरी लिमिट a to b। तो ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना हो अंडर ए गिवन कर्व। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करो, ये एरिया, तब कैसे करोगे, स्ट्रिप क्या लोगे फिर? f by d divide। हाँ, क्या लेंगे आप? अब ये स्ट्रिप लेंगे ऐसे, तो ये स्ट्रिप लेंगे तो ये इसका शॉर्ट भाग क्या आ गया, छोटा। स्ट्रिप की ब्रेड्थ क्या आएगी, dy। और लिमिट भी किसकी मिलेंगी, y की। लिमिट भी y की मिलेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पीछे dx है तो इसका मतलब x की ही लिमिट्स मिलेंगे। x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। x की लिमिट्स है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y की लिमिट्स है तो y के रेस्पेक्ट में। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया ना? ठीक है कि नहीं है? अब आपको कोई पूछे कि ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना, फिर कैसे करोगे? ये तो एक कर्व थी, उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कैसे करोगे? और
कोई भी आपको एक सर्कल दे दिया जाए या इलिप्स दे दी जाए, इस पूरे का एरिया यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कैसे करोगे? ठीक है, या कोई आपको एक पैराबोला दिया हुआ हो और एक लाइन के बीच में एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस हम सीखेंगे, ये सारी बातें ही सीखेंगे। कैसे करेंगे एरिया फाइंड आउट? उसके लिए कॉमन सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है तो आप यूं चेक करो कि वो एरिया यूं देखो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में है, या वाई एक्सिस और कर्व के बीच में। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में है या वाई एक्सिस और कर्व के बीच में। उसी से हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहीं से लिमिट्स अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज क्या देखनी है कि वो जो एरिया है वो दो कर्व्स के बीच में है, एक कर्व और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। जैसे ये है ये एरिया, इस एरिया में क्या है, यहां से लेके यहां तक कर्व तो क्या है, उधर वाले सर्कल की है, और यहां से लेके यहां तक किसकी कर्व है, इधर वाले सर्कल की है। समझ में आ गया? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसको तोड़ लो तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यहां से लेके यहां तक तो इस सर्कल का लेके चलेंगे वाई, और यहां से लेके यहां तक किसका लेके चलेंगे, इधर वाले सर्कल का। समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह से अगर ये पैराबोला है और आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? अगर मैं इस लाइन के अंडर का एरिया लूं यहां से यहां तक, तो लाइन के अंडर एरिया आ जाएगा ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला, ये तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लाइन के एरिया में से सबट्रैक्ट कर दूंगा किसका एरिया, पैराबोला का। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम करेंगे डायरेक्ट यूजिंग इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में यूज जो होने वाले टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। एक बार इसको साफ कर देते हैं। इस चैप्टर में जो यूज होने वाली टर्म्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। जो यूज होंगी, इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही होगा क्योंकि हमें एरिया निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का ही यूज करके हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो जितना भी आपको इंटीग्रेशन आप लोगों ने अब तक पढ़ा है वो सारा यूज हो सकता है कहीं से भी। ठीक है, लेकिन मेनली जो इन क्वेश्चंस में जो यूज होगा इंटीग्रेशन, वो एक जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला 70% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, 70% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सॉरी ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। याद है क्या होता है बोलो, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शाबाश, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होता है। समझ में आया? ये फॉर्मूला 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूले से होंगे, 30% क्वेश्चंस में अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। इस रूप में मिलेगा आपको इंटीग्रल, वो आप सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में केवल इंटीग्रेशन का यूज नहीं है, इसमें कॉनिक सेक्शन का भी यूज है। +1 में जो आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा था उसका भी यूज है। जिस बच्चे को कॉनिक सेक्शन नहीं आता उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, डायग्राम पे। तो हम डायग्राम बनाएंगे, हमें ये देखनी है कौन सी कर्व ऊपर आएगी कौन सी कर्व नीचे आएगी। ठीक है, तो कर्व्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये भी देखना है आपको ऐसे ग्राफ यूं नहीं बनाना कि आप पॉइंट्स लोगे, जैसे ग्राफ बनाते थे एक बार x की वैल्यू 1 रखी 2 रखी, फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें रफ डायग्राम बनाना है, रफ। केवल हमें आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, ये कर्व ऊपर आएगी नीचे आएगी, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें एक आइडिया चाहिए। तो आपको कॉनिक सेक्शन सभी बच्चों को आना बहुत जरूरी है। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले लाइन की इक्वेशन यूज होगी। इसमें लाइन की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता था, सभी में लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक पॉइंट और एक स्लोप। हालांकि इसमें कम यूज है उसका, आप पढ़ के आना है सभी को। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। y = mx + c इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये। ठीक है, कौन सी, y इंटरसेप्ट दिया होगा वो तो। ठीक है, एक और क्या था, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, वो वाली थी।
एक इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, ये लाइन की इक्वेशन है। या दूसरी मैंने क्या बताई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कहने का मतलब जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की। समझ आया कि नहीं आया? जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है तो इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, पहचान लोगे। दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहली बात, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, दोनों की पावर यदि 1 हो तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरी, उसके बाद हमने पढ़ा था, सबसे पहले कॉनिक सेक्शन में आया था सर्कल। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो क्या होती है, पहली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है। ठीक है, दोनों की पावर क्या होती है, 1 होती है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, दूसरी बात करते हैं हम किसकी, सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन याद है किसी को, शाबाश, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है सर्कल की। ठीक है, जहां पे h और k क्या है, h के सेंटर ऑफ द सर्कल, और a क्या है यहां पे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान रहेगा, पहचानोगे कैसे, अगर लिख दिया कि सर्कल है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे पहचानोगे आप। दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है, स्क्वायर में। सर्कल की हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो ये पढ़ी थी और दूसरी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जी और f में सेंटर माइनस c माइनस f होते थे, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c सारे का स्क्वायर रूट होता था। ठीक है, इनका यूज होगा क्वेश्चंस में, हम निकालेंगे, क्योंकि हमें सेंटर चाहिएगा। डायग्राम बनाएंगे जब सेंटर कहाँ आएगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, देखिए बताएंगे, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। कई कंसेप्ट यूज होंगे इन क्वेश्चंस में, इसीलिए बच्चों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आते, क्योंकि उनके पीछे के जो कॉनिक सेक्शन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए ये क्वेश्चन समझ नहीं आते। और एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, 100% आएगा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 6 नंबर का एक सवाल आएगा इसमें से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है ये, एक बार अगर समझ आ जाता है, सारे कंसेप्ट जिस बच्चे के क्लियर है वो आसानी से बता सकता है। तो एक बार जो कंसेप्ट यूज होंगे उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो आप पहचानोगे कैसे कि सर्कल है, दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या मिलेगी, सेम, स्क्वायर में। ठीक है, दोनों, उसमें तो लाइन में तो क्या थे, दोनों की पावर 1 थी, यहाँ पे दोनों की पावर 2 है। ठीक है, दोनों की पावर यदि 2 हो तो वो सर्कल होगा, ये कंपलसरी नहीं है, सर्कल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऐसी और कौन से कॉनिक्स डायग्राम है जिनमें पावर क्या होती है, दोनों की 2-2 होती है, कौन कौन से हैं ऐसी शेप्स कॉनिक सेक्शन में, इलिप्स में भी होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला भी होता है कि नहीं होता है? क्या पैराबोला में दोनों होती हैं, एक स्क्वायर में होती है और एक में एक पावर होती है। तो देखो इससे भी हिंट मिल गया हमें, अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर 1-1 हो तो लाइन, दोनों की पावर 2 हो तो या तो हाइपरबोला या इलिप्स या सर्कल। सर्कल कब होगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यदि इक्वल हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यदि इक्वल हो तो वो सर्कल होगा। समझ आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यदि इक्वल हो तो क्या होगा, सर्कल। समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग हो लेकिन बीच में प्लस का साइन हो तो वो इलिप्स होगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, इलिप्स होगी। समझ आ गया? यदि बीच में माइनस का साइन है तो वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में
सबसे ज्यादा जो यूज है वो किस किस का है? पैराबोला, सर्कल एंड इलिप्स। हाइपरबोला के क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है, हैं एक आधे हैं, लेकिन ज्यादातर किसके हैं? इलिप्स, सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन तो होगी होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया, पहले बात की थी हमने लाइन की, अब बात कर ली किसकी? सर्कल की। अब बात करता हूं मैं किसकी? सर्कल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले आपको क्या देखना है, सर्कल का जैसे डायग्राम आपको बनाओगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर कैसे निकालोगे? इस तरह से करो, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स में क्या घट रहा है क्या जुड़ रहा है, इससे कंपेयर करके पहले एच के निकालो और ए निकालो, फिर देखेंगे सेंटर कहाँ है, रेडियस कितनी है, उसी से हमें आगे क्वेश्चन में बढ़ना है, ठीक है। ये सर्कल की बात कर रहा हूं। दूसरी अब बात करता हूं किसकी? पैराबोला की करता हूं, फिर इलिप्स पे आएंगे। इलिप्स बहुत सिंपल आ जाएगी। इलिप्स में क्या होता है, दोनों डायरेक्ट ही मिलेंगे, इलिप्स के क्वेश्चन कम ही है। क्या हो जाएगा, केवल आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम तक सीमित हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं यूज होगा। डायग्राम कहां काटेगा, क्या होगा, वही रखना है बस। सेंटर क्या होगा ये देखना। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी। बीच में प्लस का साइन होगा तो इलिप्स होगी, ठीक है। इलिप्स दो ही प्रकार की थी, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। वो बताएंगे जब इलिप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे तो। अब मैं बताता हूं एक क्या, पैराबोला। पैराबोला कितनी टाइप्स के पैराबोला थे? 4 टाइप के। कौन कौन से? राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला ऐसे, ठीक है। दूसरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तीसरा अपवर्ड पैराबोला और चौथा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे? इसकी इक्वेशन क्या होगी, याद है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। तो अब आपको रफ सा डायग्राम बनाना है। सबसे पहले पहचानोगे कैसे? आपको ये देखना है कि एक पे स्क्वायर होना चाहिए, एक वेरिएबल पे दूसरे की पावर 1 होनी चाहिए। जिस पे स्क्वायर है वो देखो, अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो x एक्सिस क्या लॉन्ग बढ़ेगा, ठीक है। x एक्सिस क्या लॉन्ग, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का है तो राइट हैंडेड पैराबोला और माइनस का है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। सॉरी, किसका क्या बोला मैंने? y स्क्वायर ही बोल रहा हूं ना, हाँ, y स्क्वायर का। y स्क्वायर इज इक्वल टू हो तो इसका मतलब प्लस का है तो राइट हैंडेड, माइनस है तो लेफ्ट हैंडेड। x स्क्वायर इज इक्वल टू हो तो अपवर्ड पैराबोला तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड। ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि x y केवल y का ही स्क्वायर होना चाहिए, x के और y के साथ कुछ भी घटा जोड़ में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। पावर क्या क्या है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और इसके घटा जोड़ में कुछ नहीं है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है। अगर ये ऐसे आ जाता कि x माइनस 1 इसके साथ और इसके साथ आ जाता माइनस 2 होल स्क्वायर, तो क्या होता? अभी बता देता हूं, फिर बाद में क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तो राइट हैंडेड ही पैराबोला है, लेकिन इसका मतलब ये है कि y में से भी कुछ घट रहा है, x में से भी कुछ घट रहा है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये ओरिजिन नहीं है, बस इतना ही फर्क है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, यूं देख लो, x में से क्या घट रहा है 1, y में से क्या घट रहा है 2, तो इसका वर्टेक्स आएगा 1 2। 1 2 पॉइंट कहां से कहूंगे, 1 2 मान लीजिए x1 y 2, तो ऐसे बनेगा, समझ में आ गया? वर्टेक्स फिर 1 2 पे हो जाएगा, इतना फर्क। समझ आया कि नहीं आया? कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कुछ घटना जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं है? समझ आ गया? तो कॉनिक सेक्शन का केवल इतना ही यूज है और इस फॉर्मूले का यूज है, कॉनिक सेक्शन प्लस ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन करते हैं, इसके एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद समझ आएगा। देखिए एग्जांपल करते हैं एक बार, पहला एग्जांपल देखिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। इसका क्या है एग्जांपल में, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी, आपको डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं, इस सर्कल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। कोई डायरेक्ट बता सकता है इसका एरिया क्या आएगा, बिना ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यूज किए। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर।
यानी रेडियस पता हो तो हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें रेडियस क्या है, समझ में आ गया कि नहीं है? क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, इसकी रेडियस क्या है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा भी मिलेगा कि यूजिंग इंटीग्रल्स फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो वो तो हमने पहले सीखा था एक तरीका। तो आप यहां से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको इसका मतलब इसका आंसर पता है। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती भी हो जाए प्लस माइनस में, तो इसका आंसर पाई ए स्क्वायर आ जाए। ठीक है, इसमें तो कर सकते हैं, जिससे नहीं कर सकते उसकी कोई बात नहीं, जिसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से उसका, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे करें। क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि सर्कल, तो इसमें बता दिया कि सर्कल की इक्वेशन देखो, चेक करो, नहीं भी दिया हुआ होता, ये दिया हुआ होता कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, सर्कल की जगह अगर कर्व दिया हुआ होता तो भी हमें देखना होता कि इस क्या किसका डायग्राम है, बताओ, सर्कल का। क्यों है सर्कल का डायग्राम, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों के कोफिशिएंट भी इक्वल है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट इक्वल है और आपको सर्कल का पता चल गया तो हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना। ये हमने +1 में भी सीखा था। अगर इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास होती थी तो क्या करते थे, रेडियस और उसकी सेंटर फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, कोई भी, मैं जनरल मेथड बता रहा हूं, क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 करना। 1 ही है ऑलरेडी, तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसके रेडियस और क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें दोनों स्क्वायर की टर्म है, एक्स और वाई की टर्म नहीं है इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy वाले की कोई जरूरत नहीं है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यही। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x में से क्या घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा, y में से कुछ घट रहा है क्या, कुछ नहीं घट रहा, तो इसका मतलब सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर क्या आ गया भाई, बोलो ना, 0 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रेडियस क्या है, a, समझ में आ गया, a स्क्वायर नहीं है रेडियस, रेडियस क्या है, a। समझ आ गया यहां तक? तो अब हमें क्या निकालना है, क्या बनाना है, सबसे पहला काम डायग्राम बनाना। बनाए डायग्राम, देखिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या करना है, सर्कल ले लेता हूं मैं, ठीक है, सेंटर कहां होना चाहिए, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमें ये ओरिजिन हो गया O, हमें एरिया निकालना है किसका, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सारे सर्कल का। तो आप देखो सारे सर्कल का निकालेंगे तो इसके कितनी तरह से निकाल सकते हैं, ये चारों के चारों जो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। मैंने वैसे हाथ से बनाया, रफ सा डायग्राम है, अगर आप हम बनाए पूरे प्रकार से तो आप देखोगे कि जितना ये एरिया है उतना ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने उसमें थोड़ा सा पहले क्वेश्चन करने से पहले नहीं बताया, हमने ये कर लिया था कि इसका कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये भी कर लिया था कि इसका किस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये नहीं किया था कि यदि नीचे कर्व हो तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, नीचे कर्व यानी इस तरह से नीचे की तरफ कर्व हो, ये कर्व, तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तरीका वही है, केवल फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जो fx आएगा ये क्या है, fx का मतलब y है, y कोऑर्डिनेट नीचे क्या होता है, नेगेटिव, तो खाली नेगेटिव निशान साथ आ जाएगा। लेकिन एरिया निकालना हमें एरिया निकालना है, तो एरिया में क्या करना होता है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, उसका मॉडुलस चाहिए, तो इसका मॉडुलस होता है हमेशा, जो इंटीग्रल है उसका मॉडुलस ही एरिया आएगा। तो मॉडुलस का निशान क्या आ जाएगा, इसमें माइनस का आएगा, तो प्लस बनाने के लिए क्या आएगा, आगे माइनस लग जाता है, बस इतनी बात। अगर y इसके आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो और यदि x एक्सिस से नीचे है यानी नेगेटिव है फंक्शन में, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ठीक है, माइनस हट जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, देखो कितनी तरह से निकाल सकते हो, जितना x एक्सिस से ऊपर है उतना ही x एक्सिस से नीचे है, तो या तो इसका ऊपर का एरिया निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो पूरे सर्कल का आ जाएगा, या दूसरा तरीका क्या है, इस पोर्शन का निकाल लेता हूं मैं केवल, ठीक है ना, केवल इसी पोर्शन का निकाल लेता हूं, इसी का। अगर इसी पोर्शन का मैं निकाल लूं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
4 से। समझ आया? तो डायरेक्ट कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका नाम लिख देते ओ ए बी, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ अंडर कर्व, एरिया ऑफ सीधा लिख देता हूं ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ क्लोज कर दिया, इसी का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया? 4 टाइम्स। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए 4, जितनी जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से कर लेंगे हम, ठीक है? उसी हिसाब से कर लेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। देखिए जरूरत किस किस की पड़ेगी हमें? 4 एरिया ऑफ इस कर्व के अंडर एरिया है, तो इस कर्व के अंडर यानी हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए और ये चाहिए। कर्व कहां से शुरू हो रही है? यहां से। खत्म कहां पे हो रही है? यहां पे। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है? कौन कौन बता सकता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कितने बच्चे यहां के इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? हिंट दे देता हूं, क्या पता है हमें? रेडियस, सेंटर पता है 0 0 पे, रेडियस पता है, रेडियस यानी प्रकार कितना खोला हमने? ए। रेडियस ए थी ना, तो प्रकार हमने ए खोला, ए यूनिट। ठीक है? तो बताओ कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट? बोलो ए 0। शाबाश। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कैसे हो जाएगा? हमने ए यूनिट्स प्रकार को खोला है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ए। हमें कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस कहीं काटता है नहीं, 0। ठीक है? और इसका क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये डिस्टेंस ए है, 0। ठीक है? अब आपको ये देखना है कि इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो। ये कर्व है, अगर एक्स वाई एक्सिस पे लोगे तो भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस के साथ ले सकते हो तो भी कर सकते हो। बोलो किसको, कौन से एक्सिस के साथ लेना चाहते हो? एक्स के साथ ले ले, एक्स के साथ ले लेते हैं, तो एक्स के साथ ले लेते हैं। तो लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाऊं? लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं? एक्स की लिमिट लगेगी, फिर एक्स की लिमिट यहां एक्स कितना है? 0। यहां एक्स कितना है? a। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर y लिखते तो हम क्या लिखते? लिमिट अगर y के रेस्पेक्ट में करते हम तो क्या लिखते? हाँ। फिर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो a to 0 लिखते। ठीक है? हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पीछे dx लिख देता हूं। ठीक है? आगे क्या लिखनी है? यहां पे y, किसका y? ऑफ द सर्कल। ठीक है? सर्कल का ही तो y लेना है, या यहां पे तो एक ही कर्व है तो आप सीधा y dx लिख सकते हो। 2 कर्व होती तो किसी में कर्व है, लाइन है, तो y ऑफ द सर्कल ध्यान रहता कि किसका y है, सर्कल का या लाइन का, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो इसमें तो सीधा y लिख दूं, y dx। y भी लिख सकते हो और fx भी लिख सकते हो। y लिख देता हूं, y into dx। यहां तक समझ आ गया? जिस बच्चे ने क्वेश्चन यहां तक कर लिया उससे आगे इंटीग्रेशन का यूज करना है। इससे पहले किसका यूज है? कोनिक सेक्शन का। तो कोनिक सेक्शन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। आधा काम खत्म हो गया हमारा। जैसे ही डायग्राम हो गया, हमें पता चल गया किसका इंटीग्रेशन है, लिमिट हमने लगा दी, इसका मतलब आगे कैलकुलेशन रह गई। समझने वाला काम यहीं तक था। समझ आ गया? समझने वाला काम क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग ढंग से डायग्राम बनेगा, हर क्वेश्चन अपने अलग ढंग से सोल्व होगा। यहां तक की जर्नी सभी की अलग अलग होगी, आगे सभी का सेम, आगे तरीका सभी क्वेश्चंस का सेम है। तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए, अब y dx, अब y नहीं दे रखा, y के दे रखा है, y कहां से निकालेंगे? y निकालेंगे जो इक्वेशन दे रखी है वहां से। ठीक है? निकालें तो y की वैल्यू निकालो भाई। यहां से y क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा? रूट a स्क्वायर माइनस x। समझ में आ गया? रख दूं, यह आ जाएगा 4 इंटीग्रल 0 टू a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है? ठीक है? समझ आ गया?
इससे आगे हम सोल्व कर सकते हैं। अभी बताया था मैंने कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ रूट जो ऊपर लिखा हुआ है यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लगा दूं, नीचे दिखाई देगा, लगाओ 4 0 to a इंटीग्रल। ठीक है भाई, लगाओगे फॉर्मूला x/2 डायरेक्ट ही फार्मूला लग रहा है, इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, x/2 डायरेक्ट लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूं, अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूं, हटाएं, क्या आ जाएगा x/2, 4 तो बाहर है, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। c की जरूरत ही नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, डायरेक्टली कहां से कहां तक, 0 to, इससे नीचे दिखाई देगा, नहीं देगा, चलो इधर लिख देते हैं। तो एरिया की बात कर रहे हैं हम, क्या आ जाएगा 4 इंटू, एक बार क्या लिखते हैं, रखते हैं अपर लिमिट रखो, अब कैलकुलेशन है, डायरेक्ट लिख दूं, रख दूं, देखिए फर्स्ट टर्म मुझे क्या रखना है, a रखना है, a रखूंगा तो ये हो जाएगा a/2, a/2 अंदर होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 ही होगी, फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, फिर प्लस का साइन, एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं कि पहली टर्म कितनी आएगी, दूसरी ध्यान रहेगा, पहले ब्रैकेट में अपर लिमिट, दूसरे में लोअर लिमिट, आपको भी ऐसे ही करना, थोड़ा ध्यान रहेगा, बाद में हो सकता है प्लस माइनस में गलती हो जाए तो आसानी से पकड़ लेंगे हम। दूसरा क्या आएगा, दूसरे में a की वैल्यू वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो a ही, ये तो कांस्टेंट है, a²/2 तो आ जाएगा, a/a क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1, sin 1 कहां होता है π/2 पे, तो क्या आ जाएगा ये a²/2 इंटू π/2 माइनस अपर लिमिट होली, अब किसकी बारी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखिए 0 रखना है, 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है भाई, 0 इंटू समथिंग 0 होली, अगले अगले में जब यहां पे रखूंगा मैं 0, साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, समझ आया कि नहीं आया, कितना होगा, बाकी सभी 0, 4 इंटू a² π/4 क्या होगा πa², यही तो आंसर आना चाहिए था हमारा, स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं, समझ आ गया सभी को, कुछ नहीं करना, कॉनिक सेक्शन से पहले डायग्राम बनाना है, पॉइंट्स पता होना चाहिए क्या क्या है ये पे, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला लगा लेना, वही फॉर्मूला इसमें लगा जो बताया था, ठीक है कि नहीं है, समझ आ गया। अब बताओ समझ आ गया तो अगर ये होता x² + y² = 4, हाथ उठाना है, बोलना कोई नहीं, x² + y² = 4, तो हम लिमिट्स कहां से कहां तक लगाते, केवल मेरा क्वेश्चन इतना, अगर x² + y² = 4 होता तो हम लिमिट्स कहां से कहां तक लगाते, लिमिट कहां से कहां तक लगाते, शाबाश बताओ, 0 से 4 तक लिमिट लगाते, 0 to 4, ठीक है भाई, कितने बच्चे गलत बताते हैं, आधे सही बताते हैं क्या, 0 to 4 थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा 0 to 2, क्यों, यही तो गलती कर जाते हैं, हमें ये देखना है किसका स्क्वायर है, समझ में आ गया, रेडियस का क्या निकाल दिए, किसका स्क्वायर है, समझ आ गया, तो ये लिमिट कहां अप्लाई करते हैं हम 0 to 2, तो सारा क्वेश्चन कराओगे बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, फिर सारा आंसर गलत, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है, समझ आया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, आपको कल इसके 3 एग्जांपल्स करके आने, केवल 3 एग्जांपल्स, ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, कॉनिक सेक्शन एक बार रिवाइज करना है, इंटीग्रल्स में फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक साइन इनवर्स, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो सिंपल चीज यूज हो रही है कि कहां होता है वो तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।